नेचुरोपैथी सबको वैकल्पिक या अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता इस शब्दावली के माध्यम से है। ये शब्दावली पश्चिमी देशों से आयातित की हुई है, तो वो मानते हैं कि ये सब अनकन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है, जो हमारी कन्वेंशनल विजडम है वो अल्टरनेटिव विजडम है। वास्तव में 5000 साल का योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो शाश्वत स्वास्थ्य विज्ञान है। और एलोपैथी जो मात्र 200 वर्षों से विश्व पटल पर आई है, जिसके तमाम सकारात्मक प्रभाव है, उससे भी ज़्यादा उसके दुष्कारी प्रभाव भी समाज में स्वास्थ्य पर है, तो वो वास्तव में अल्टरनेटिव है। इस शब्दावली को भी हमें कहीं परिवर्तित करने की जरूरत है। आज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का तंत्र पर प्रभाव विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई है, जो अत्यंत समसामयिक और समुचित विषय है। और योग और नेचुरोपैथी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे। नेचुरोपैथी की बात करें तो अगर हम वर्तमान विश्व जगत पे बात करते हैं तो पश्चिमी देशों में ये मान्यता है कि एक प्रोफेसर डॉक्टर लश्क थे, 1901 में उन्होंने नेचुरोपैथी, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा स्वास्थ्य की जो चिंता की जा सके, स्वास्थ्य का प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, इन तीनों पे जो किया जाए उनको फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहते हैं। उसी तरीके से जैसे आज अमेरिका में हल्दी का पेटेंट करा के हल्दी को अपने विधा के रूप में, अपने रसायन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, नीम का वो पेटेंट करा ले रहे हैं, ऐसे ही करा रहे हैं। भारत में भी ये मान्यता है कि नेचुरोपैथी को महात्मा गांधी जी ने वास्तविक धरातल पर जो तमाम तरह की इसकी पद्धतियां हैं, पानी के द्वारा चिकित्सा, मिट्टी के द्वारा चिकित्सा, सूर्य की किरणों के द्वारा चिकित्सा, उसके साथ कलर थेरेपी है, ये सब जितनी चीज़ें इसमें आती हैं उनको कहा गया कि गांधी जी ने उसका पुनर्जागरण किया। और पुनर्जागरण किस चीज़ का होता है? जो जागृत चीज़ होती है सुसुप्तावस्था में गई, दिन में हम लोग जागृत हैं, रात में सो गए, सुबह पुनर्जागृत होते हैं। ऐसे गांधी जी ने पुनर्जागृत किया। गांधी जी भी उसके फादर नहीं है। हमारा जितना इतिहास याद है, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी उतना ही पुराना है। तो लगभग वर्तमान जानकारी के अनुसार 5000 वर्षों का इसका इतिहास है नेचुरोपैथी का। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य हमेशा, विज्ञान आया या नहीं आया, वेद आने के पहले से ही नेचुरोपैथी के माध्यम से अपना जीवन यापन करता था। जो सेल्फ हीलिंग है, होलिस्टिक हेल्थ है, वो नेचुरोपैथी का हिस्सा था। नेचुरोपैथी का हिस्सा था कि कब सोएं, कब जगें, कब व्यायाम करें, कब मेहनत करें, कब भोजन करें और कैसे कितना पानी पिए, कितना सूरज की रोशनी लें, ये नेचुरोपैथी है। इसी के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य समुदाय पूरे विश्व में स्वास्थ्य लाभ करता था। एलोपैथी तो 2 वर्षों से है। आयुर्वेद की जो विशेषज्ञ व्यवस्था है वो भी बहुत पुरानी नहीं है, 2-3 हजार 4,000 साल पुरानी है, लेकिन नेचुरोपैथी तो सर्वथा पुरानी है। और ये वास्तव में ऐसा ये है कि मनुष्य केवल एक ऐसा धरती पर प्राणी है जो दिन और रात का भेद नहीं करता है। सुबह उठता है, खाना पीना शुरू किया, बेड से लेकर के रात में देर तक 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे रात तक खाता रहता है और फिर सोने के लिए देर से सोता है, फिर प्रातः जगता है और फिर खाना पीना शुरू कर देता है। धरती पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सूर्यास्त के बाद खाता हो। शेर भूखा सो जाएगा, लेकिन शिकार रात में सोते हुए जानवर का नहीं करेगा। मनुष्य दिन रात खाता है और सबसे ज़्यादा बीमार प्राणी धरती पर कोई है तो मनुष्य है। और ये प्राकृतिक नियम जो दिन रात की व्यवस्था है उसके उल्लंघन का कुपरिणाम है। तो ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके उल्लंघन का परिणाम बीमारियां हैं। और उसके साथ चलने की व्यवस्था प्राकृतिक चिकित्सा है, जो स्वस्थ रखेगी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम करेगी, आतुरस्य विकार प्रशमनम भी करेगी। उसके अतिरिक्त व्यक्ति जो इस रास्ते पर चलेगा, बीमार हो भी गया तो सेल्फ हीलिंग जो कैपेसिटी बॉडी की है वो नितांत मजबूत है। कोविड में भी यह पाया गया, इजराइल में एक स्टडी की गई कि नेचुरल इम्यूनिटी जो व्यक्ति की है वो वैक्सीन से 28 गुना ज़्यादा प्रभावित है। 28% ज़्यादा नहीं, 28 गुना ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि समस्त बीमारियों में हमारी जो नैसर्गिक इम्यून क्षमता है उसके आधार पर कार्य होता है। और योग विज्ञान जो है आज की तारीख में अगर हम इसका विचार करें
तो जन जन तक पूरे भारत में पतंजलि संस्थान के द्वारा गुरुजी द्वारा पहुंचाया गया। इसको विश्व स्तर पर योगी मोदी जी ने 2014 में 2015 में पहुंचाया, विश्व योग दिवस के रूप में, जो 21 जून को आयोजित किया गया। उसी टाइम पहले दिन कोई ऐसा प्रस्ताव यूएनओ में नहीं शामिल हुआ जिसमें कि 100 से ज़्यादा देशों ने सहमति दी हो, और उसी दिन 173 देशों ने, जिसमें अधिकांश मुस्लिम कंट्री के थे, उन्होंने भी इसको मान्यता अपने देश में दे दी। आज 193 देश विश्व में योग दिवस मनाते हैं। लेकिन योग दिवस मनाना योग नहीं है। योग, जैसा कि हम लोग सामान्यतः जानते हैं, योगासन, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 प्रक्रियाओं से मिलकर के योग बनता है। और योग वास्तव में मनुष्य को किससे जोड़ने की व्यवस्था है? मोक्ष की 8वीं सोपान पर पहुंच करके मनुष्य को अपने उस परम ब्रह्म से जोड़ने की व्यवस्था है। लेकिन परम ब्रह्म से जुड़ने की जो व्यवस्था है उसका प्रारंभ होता है, और शायद भौतिक जीवन में उसकी परिणति भी सर्वोत्तम परिणति भी है, व्यक्ति अगर स्वतः से जुड़ जाए। स्वतः से जुड़ना उसका सबसे आवश्यक और प्राथमिक सोपान है। व्यक्ति आज अपने से बिछड़ा हुआ है। हम इतने चेहरे बना के, इतने झूठा आवरण बना करके जीवन यापन कर रहे हैं, और उसी की कीमत भुगत रहे हैं। जितने ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन स्ट्रोक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब की सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से हैं। और क्यों? व्यक्ति बहुत ही दोहरे तिहरे चेहरे के साथ जी रहा है, इसलिए मानसिक अवसाद और अशांति है। और तंत्रिका तंत्र के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि तंत्रिका तंत्र खास तौर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र 2 में विभाजित होता है। और ये मानव शरीर का एक ऑर्केस्ट्रा है। जो मानव शरीर का जो ऑर्केस्ट्रा में सुमधुर धुन निकले, इसके लिए इस ऑर्केस्ट्रा का सही तरीके से संचालन आवश्यक है। और हम ये मानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है, स्वास्थ्य है, उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने शारीरिक स्थूल शरीर के अतिरिक्त मन, बुद्धि और आत्मा के स्वास्थ्य की भी बात करें। तो मन, बुद्धि और आत्मा, ये चतुर्दिक स्वास्थ्य के लिए मन, बुद्धि और आत्मा का स्वास्थ्य केवल तंत्रिका तंत्र के सुव्यवस्थित क्रियाकलाप से ही संभव है। और वो संभव है यौगिक जीवन, योग के रास्ते पर जीवन बिताने से। और भौतिक शरीर, जो स्थूल शरीर है, इसको भी मानना ये नहीं है कि तंत्रिका तंत्र का उस पर प्रभाव नहीं है। तंत्रिका तंत्र के ही प्रभाव से उसकी सारी साइकोमोटर एक्टिविटीज, सेंसरी एक्टिविटीज, सारे क्रियाकलाप, जितनी शक्ति सामर्थ्य से किए जाने वाले कार्य, व्यापार है, चाहे शिक्षा है, चाहे मेहनत है, चाहे खेती है, चाहे व्यापार है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कॉमर्स है, हर जगह पर वो जो तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है, वो भी इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभाव, सुव्यवस्थित कार्य करने की वजह से। उसमें जरा सा एक अवरोध आता है, कोई एक एंजाइम घट गया या बढ़ गया, आदमी अवसादग्रस्त हो गया, पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, अब नॉर्मल हो गया, और वो समाज के लिए, अपने लिए योग्य नहीं रहता है। और उसके सही संचालन के लिए योग ही एक माध्यम है। और योग को जैसा हम सब समझते हैं, यहाँ पर विद्वत गण हैं, उनके सामने सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात होगी। लेकिन मैं भी एक अध्यापक होने के नाते मोह नहीं छोड़ पाऊंगा उस बात को कहने के लिए कि योग को जो वर्तमान में समझा जा रहा है, उसको वास्तव में पतंजलि का जो योग है, अष्टांग योग है, वो योग है। यम नियम के प्राथमिक सोपान पर चढ़े बगैर कोई प्राणायाम, ध्यान, योगासन करके यौगिक स्थिति या यौगिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। और यम क्या है? पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस हैं। हमें एक शुचितापूर्ण जीवन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरह के जो मूल्य हैं, ईमानदारी, ऐसे जीवन मूल्यों को लेकर चलना है। जब इस तरह का जीवन नहीं होगा और नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम चाहे सरकार के हों, चाहे कोर्ट के हों, चाहे आपके विभाग के हों, या प्राकृतिक नियम हैं, प्राकृतिक नियम हैं, तप है, दान है,
ईश्वर निष्ठा है, ये आवश्यक है किसी न किसी सत्ता के प्रति निष्ठा करना। अगर इस यम नियम के प्राथमिक सोपान पे नहीं चले तो हम लाभान्वित नहीं होंगे। और यम नियम के उल्लंघन के कारण शारीरिक व्यायाम योगासन करके कोई सोचे कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ करेगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और तमाम बीमारियों से बच जाएगा, तो संभव नहीं है। इसके बाद योगासन, प्राणायाम और ध्यान की बात आती है, प्रत्याहार और धारणा ध्यान, और उसके बाद हमारे जीवन में मनुष्य के लिए मोक्ष की सर्वोत्तम उपलब्धि है। मोक्ष क्या है? मनुष्य जीवन में रहते हुए भी ही अपने जीवन के मनुष्य के जो उद्देश्य है उसको रियलाइज करना। हमारी जो यात्रा है वो अन्नमय कोश से प्रारंभ होती है। अन्नमय कोश में हमारा तंत्रिका तंत्र भी है, केवल हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और जननेंद्रिय नहीं है। शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां भी हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी उसी में शामिल है, अन्नमय कोश में। लेकिन अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की जो यात्रा है, आनंद में पहुंचना ही मनुष्य जीवन की परिणति है। उस आनंद में पहुंचने के लिए अष्टांग योग ही एक रास्ता है, और जिसका प्राथमिक सोपान जो हमारा यम और नियम से प्रारंभ होता है। शरीर की जो मन, बुद्धि, आत्मा की बात की गई है वो हमारे लिए सर्वथा सार्थक व्यवस्था है। और मनुष्य के लिए जो कहा गया है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, आरोग्य के माध्यम से ही धर्म, अर्थ, काम की उपलब्धि प्राप्ति करते हुए हम मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है ये सर्वथा आध्यात्मिक व्यवस्था है, लेकिन ये आयुर्वेद में वर्णित है, और आयुर्वेद का अन्यान अंग है नेचुरोपैथी और योग की व्यवस्था। उस व्यवस्था को एक साथ समेकित रूप से देखने की आवश्यकता है। ये वास्तव में, जैसा कि अमरजीत यादव सर ने कहा, तो इसका एक बोर्ड बनना चाहिए ताकि इसका ज़्यादा समाज को लाभान्वित किया जा सके। समाज को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक है कि समाज में उसकी ग्राह्यता हो। जैसा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, आज समाज तैयार हो गया है उसके लिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। अब उसकी शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षकों की व्यवस्था जो जाके समाज में सबको शिक्षित कर सकें और उनके पास भी इस तरह का एक अंतर्निहित ज्ञान हो जिसके माध्यम से पूरे समाज के लिए लाभान्वित करने के लिए वो अपनी व्यवस्था को दे सकें। तब ये शरीर का जो ऑर्केस्ट्रा है अच्छे प्रकार से झंकृत होगा, आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। हमारे देश में ये पूरी व्यवस्था है, चाहे धर्म की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कहा गया धर्म के रास्ते पर अर्थोपार्जन कीजिए, धर्म के रास्ते पर कार्य कीजिए और अर्थ को धर्म के लिए खर्च कीजिए। जब इन तीनों सोपानों का विधिवत हम पालन करेंगे तब हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। और मोक्ष ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे ब्रह्म लोक में हमें जाकर के मोक्ष मिलेगा, यही जीवन आनंदमय होगा। और उस आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर बहुत चीज़ों में लिप्त होकर के कार्य करने से नहीं हम उसके भागीदार होंगे। हमें अपने मनोविकारों पर संयम करना होगा। हमें प्रेम, दया, करुणा, सेवा, परोपकार के अच्छे मूल्यों से जीवन को संचालित करना होगा। आजकल ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपटीशन और इस तरह के मनोवेगों की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मनुष्य का अगर मानसिक उन्नयन नहीं होगा कि ये भौतिक उपलब्धियाँ, चाहे शिक्षा है, चाहे नौकरी है, चाहे धन संचय है, चाहे बड़े मकान, वाहन और सब है, ये सुख का साधन नहीं बनेंगे जब तक व्यक्ति अपने जीवन को केवल इस विषय पर एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोग करीब 40 मिनट लेट भी चल रहे हैं और हमें 10 मिनट का ही समय दिया गया था। तो उसमें इतना ही कुछ कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन योग कर्मसु कौशलम, अशोक कुमार सोनकर जी ने अपने पत्रक में संदेश में लिखा हुआ है। और योगा कर्मसु कौशलम क्या होता है? जो हम जीते दिन रात सोते जो काम करते हैं उसमें जो हमारी कार्य कुशलता है, हमारा जो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें जो लगन है, अगर उसमें उच्चतम कोटि का हम अपना योगदान देंगे तो वो हमें उच्च कोटि का परिणाम और सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति कराएगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मोदी जी ने अपना एक बार बताया था कि प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनने के पहले वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे।
तो उन्होंने वर्णन किया कि एक व्यक्ति आया पॉलिश करने के लिए ट्रेन के डिब्बे में। तो ट्रेन में पॉलिश करते समय वो कर रहा था, कुछ टाइम जो भी रहा हो, 1 रुपया 50 पैसे पॉलिश का लेते थे। आज से 20-25 साल पहले लोग ट्रेनों में तमाम करवाते थे। तो कहा वो व्यक्ति जो भी पॉलिश कराने के लिए कहता था, उस पॉलिश में लगने के पहले वो व्यक्ति अपने थैले से एक उस दिन का दैनिक पत्र निकाल करके, न्यूज़पेपर निकाल के उसको दे देता था कि जब तक मैं पॉलिश कर रहा हूँ तब तक आप इस दैनिक पत्र को पढ़िए। पढ़ने के बाद वो अपना पैसा लेता था और पत्र को लेकर चला जाता था। तो इस तरह का जो काम के प्रति समर्पण है, अपने काम की उच्चतम गुणवत्ता को प्राप्त करते हुए कार्य का निर्वहन करना, ये योग है। योग हमारा दिन रात का जीवन योग में हो सकता है। हम अगर अपने से जुड़ गए हैं तो योग में हमारा सर्वस्व हो जाएगा और आनंद और सुख की प्राप्ति हमें होगी। लेकिन उस रास्ते से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उपदेशात्मक प्रबोधन मेरा हो गया। अब हमें तो अध्यक्षीय भाषण देने का मौका दिया तो हम उसकी पूरी लिबर्टी ले रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जीवन और अध्यात्म अलग नहीं है, अन्योन्याश्रित हैं। शरीर के स्वास्थ्य की जो कल्पना विश्व में की गई है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तो आध्यात्मिक जो जीवन है वो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना हुआ है। और उस सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ये तंत्र का जो ऑर्केस्ट्रा है, इसको अच्छे से बजना आवश्यक है। और उसके बजने का रास्ता केवल एक है, जो सर्वोत्कृष्ट रास्ता है, जिसको भारत ने सुझाया है। आज विश्व उसको ले रहा है, उससे लाभान्वित हो रहा है। आवश्यकता है कि हम सब लोग उससे लाभान्वित हों। आप सब लोग एक एक टॉर्च बेरर हैं, अपने आप में एक सोशल लीडर हैं, की ओपिनियन लीडर समाज के हैं। तो आपके द्वारा किए गए कार्य समाज के नए भारत के निर्माण में, विश्व गुरु के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका देंगे। इस शुभकामना के साथ और आज की संगोष्ठी के ये अपार और अद्भुत सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।